दोस्तों, इन साइड भी मौजूद फकर में खुशामदीद। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी इस्टेब्लिशमेंट से मुंह मोड़ लिया है और इस्टेब्लिशमेंट से मौलाना साहब ने दूरी इख्तियार करते हुए एक बहुत ही ख़तरनाक किस्म का इंकशाफ कर दिया। बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि मौलाना ने आज एक दो नहीं बल्कि 3 हैरान कुन ऐलानात किए हैं तो ये कहना भी गलत नहीं होगा, क्योंकि मौलाना साहब ने आज मुझे ऐसे लग रहा है जैसे उन्होंने दिल की भड़ास निकाली है। और वो जो वॉल्व, जो सेफ्टी वॉल्व या जो प्रेशर कुकर का वॉल्व बंद था, वो आज हटा है, क्योंकि अब उनको इस बात की उम्मीद होती चली जा रही है कि अगले सेटअप के अंदर ये जो शीरनी के बांटने का अमल है ये ना सिर्फ शुरू हो चुका है बल्कि काफ़ी हद तक मुकम्मल हो चुका है। और उनको इस प्रोसेस में शायद अभी मुमकिन तौर पर शामिल नहीं किया गया, या वो ये समझते थे कि जिस हद तक उनको ये शीरीनी मिलनी चाहिए थे वो उन तक नहीं मिली, जिसके नतीजे में एक जानिब उन्होंने पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर भी उंगलियां उठाई हैं तो दूसरी जानिब अपने ही इत्तेहादियों के ऊपर भी मौलाना फजलुर रहमान साहब आज बिजली बन के गिरे हैं। तो इसका मतलब ये है कि कुछ नया होने जा रहा है। ख़ासतौर पर मौलाना साहब के 3 ऐलानात जिनका मैंने आपके साथ जिक्र किया वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस के हामिल है। पहला ऐलान जो मौलाना फजलुर रहमान साहब की तरफ से सामने आया वो है मुस्लिम लीग नून के हवाले से, और ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की होने वाली मुलाकात जो दुबई में हुई, और उसको जो है मौलाना फजलुर रहमान साहब ने दुबई डायलॉग के नाम से उसको मौसूम किया। और उनका ये कहना था मौलाना साहब का कि जनाब तुसी आपस में रल मिल के बैठ गए और आप दोनों ने, बड़ी जमातों ने, दोनों हुकूमती इत्तेहादी जमातों ने इस अपने जो गुफ्तगू का अमल है इसके ऊपर ना किसी को एतमाद में लिया, ना ये बात बताने की कोशिश की कि हम किन नकात पर इकट्ठा होने जा रहे हैं, और ना ही अभी तक इस बात का कोई ऐलान किया गया कि आप दोनों की मुलाकात का आउटकम क्या है, उसका नतीजा क्या है। मौलाना साहब से सवाल हुआ कि जनाब तुसी पूछ लो, तो मौलाना साहब ने उसका जवाब कुछ इस तरीके से दिया, पीपल्स पार्टी से कैसे पूछें, पीपल्स पार्टी तो हुक्मरान इत्तेहाद का हिस्सा है, अलबत्ता वो जो PDM है उसका वो हिस्सा नहीं है, और मैं PDM का सरबराह हूँ, मैं कैसे पूछूँ जनाब पीपल्स पार्टी वालों से कहते ताड़ी केड़ी गल बात हो रही है नून लीग से। ये तो असूली तौर पर मुस्लिम लीग नून है जिसको आगाह करना चाहिए था कि जनाब हम दुबई में मिलने जा रहे हैं, क्योंकि ये मुलाकात पहले से ही तयशुदा थी। लिहाजा इस मुलाकात का जो मकासद है वो मुस्लिम लीग नून के सामने भी थे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सामने भी थे। ये अलग बात है कि इस पर किसी को एतमाद में नहीं लिया गया। हुक्मरान इत्तेहाद की सतह पर अगर देखा जाए तो उस पर भी नहीं एतमाद में लिया गया, और PDM के लेवल पर देखा जाए तो PDM के सरबराह को यानी मौलाना फजलुर रहमान साहब को बिल्कुल भी एतमाद में नहीं लिया गया। तो इसका मतलब क्या है, मौलाना साहब ने मेरा ख्याल है इस बात की तरफ इशारा कर दिया है कि अब ये जो PDM है इसकी कोई गुंजाइश बाकी नहीं रह गई, या PDM का मुस्तकबिल के अंदर किसी तरह का कोई सियासी रोल बाकी नहीं रह गया, क्योंकि मौलाना साहब ने अपने इसी जो गैर रस्मी गुफ्तगू थी जर्नलिस्टों के साथ, वहाँ पर उन्होंने इस बात का इजहार किया कि PDM एक तहरीक थी जो हुकूमत के ख़ात्मे के लिए शुरू हुई थी, अगरचे हम तो उस वक्त भी जो असम्बलियाँ हैं उसके अंदर शामिल होने के हक़ में भी नहीं थे, और हमारी ये ख्वाहिश थी कि जनाब इन असम्बलियों को तस्लीम भी ना किया जाए बल्कि वहाँ पर जाकर हल्फ भी ना उठाया जाए। लेकिन बाद में अपोजिशन की दीगर जमातों के कहने पर हम इस प्रोसेस में शामिल हुए। इसका मतलब यह है कि जो पहला नुक्ता ये जो है मौलाना फजलुर रहमान साहब जो उन्होंने आगाह किया वो उन्होंने पाकिस्तान की जो इस वक्त की टॉप पॉलिटिकल पार्टी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, उसके साथ इख्तलाफात का इशारा देते हुए जो बड़ी दोनों सियासी जमातें हैं उनसे इस बात का शिकवा किया है कि जनाब तुसी सारा कुछ आपस सिखा रहे हो, यानी मलाई तो सिखा लेनी तो साढ़े हाथ कख नहीं आना। इस किस्म की कुछ सिचुएशन है जो मौलाना साहब ने डेवलप की, और उन्होंने इस बात का भी इशारा दे दिया कि ये जो PDM है इसका अब टाइम फिश होने का टाइम आ गया, बस अनाउंसमेंट बाकी है, और ये अनाउंसमेंट कब होगी ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल उठता है जो बहुत ही ज़्यादा मनी खेस है कि जनाब ये PDM अगर ख़त्म होती है, PDM एक सियासी इत्तेहाद के तौर पर ख़त्म होता है, तो ये जो अगले इंतखाबात हैं वहाँ पर हुक्मरान इत्तेहाद क्या एक दूसरे के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ेगा, और अगर एक दूसरे के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ेगा तो उनके लिए ग्राउंड्स क्या होंगी, क्योंकि इस वक्त तो सारे का सारा हुक्मरान इत्तेहाद इक़्तिदार में है, और वो इन ख़राबियों की जो ज़िम्मेदारी है ख़ासतौर पर महंगाई जो मौजूदा दौर में हुई है इसके जो वजूहात हैं वो जो मर्ज़ी हों, लेकिन महंगाई तो हुई है, आम आदमी मुतासर तो हुआ है, आम आदमी के लिए ज़िंदगी गुजारना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हुआ है। जब आप जाएंगे लोगों के पास
आवाम के सामने वोट लेने के लिए, तब आपको महंगाई के जो चीज़ें हैं उसका आपको जवाब देना पड़ेगा और उसके लिए ज़िम्मेदार को फिक्स करना बहुत ज़रूरी है। इमरान खान को अभी आप फौरी तौर पर उसकी ज़िम्मेदारी उसके ऊपर फिक्स नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने 1 साल पहले हुकूमत छोड़ दी थी। अब जो मर्ज़ी कहते रहें, लेकिन एक आम आदमी, बेशक ये बात में हकीकत है कि इमरान खान साहब ने ही पाकिस्तानी मीशत को इस हाल तक पहुंचाया, लेकिन आम आदमी तक इन तमाम चीज़ों को पहुंचाना और उसको इस बात पर कायल करना यकीनी तौर पर बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा हुक्मरान इत्तेहाद की तमाम जो है जमातें उनके लिए, चाहे वो एक दूसरे के ख़िलाफ़ भी इलेक्शन लड़ी हों, क्योंकि ज़िम्मेदारियों का पट्टा किसके गले में फ़िट करना है ये शायद इसका तयन करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा हुक्मरान इत्तेहाद के लिए। दूसरा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो जिसका मैंने आपसे गुफ्तगू के आगाज़ में ज़िक्र किया वो था जो मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं उनकी तरफ से पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से दूरी या इस्टेब्लिशमेंट से नाराज़गी का इजहार। ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट अगर इस वक्त देखा जाए और अगर इमरान खान साहब के तनाजुर में देखें तो ये बात कही जाती है कि जनाब इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त हुक्मरान इत्तेहाद यानी मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के साथ खड़ी है और इमरान खान या दीगर जमातों को कोई लिफ्ट नहीं कराई जा रही। और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी बुनियादी तौर पर ऐसी ही सिनेरियो के ऊपर उन्होंने ज़िक्र किया। जब वो पीपल्स पार्टी और नून लीग का जिक्र कर रहे हैं तो बुनियादी तौर पर उनका इशारा अब उस एक ऐसी कुव्वत के साथ भी है जो इन सब लोगों को अपने पास मिलाती है। और फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब अगर इस बात का इजहार करें इन अल्फाज में कि फ़ौज एक इदारा है जिससे इख्तलाफ मुमकिन नहीं, अलबत्ता शख्सियात से इख्तलाफ हो सकता है, तो इसका मतलब ये है कि इस वक्त इदारे में मौजूद कुछ शख्सियात के साथ भी मौलाना फजलुर रहमान साहब के कुछ डिफरेंसेस डेवलप हुए हैं। वो डिफरेंसेस क्या हैं और क्यों, ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है क्योंकि अगर ये डिफरेंसेस डेवलप हुए हैं तो फिर उसकी वजह यकीनी तौर पर इसके अलावा और कुछ नहीं कि ये जो पीस ऑफ केक है यानी इक़्तिदार का जो केक है उसमें से मौलाना फजलुर रहमान साहब को कितना बड़ा पीस ऑफ केक मिलेगा जिससे वो इस बात पर इत्मीनान का इजहार करें कि जनाब मैंने जो हुकूमत में रहकर जो इक़दामात किए थे, मैंने जो इमरान खान के ख़िलाफ़ 2 लॉन्ग मार्च किए, मैंने जो इमरान खान साहब के साथ टफ़ टाइम दिया उन्हें, उसका मुझे कुछ रिवॉर्ड भी मिला है। तो ये जो पीस ऑफ केक की लड़ाई है मेरा ख्याल है या उसके ऊपर जो इख्तलाफ है वो शायद इस वक्त किसी लेवल पर मौजूद है और मौलाना साहब इस बात का भी जो है उसको फ़ील कर रहे हैं कि हुक्मरान इत्तेहाद हो चाहे इस्टेब्लिशमेंट हो, वो मौलाना साहब को वो जो ड्यू रिस्पेक्ट है इन सेंस कि जनाब उनकी पार्टिसिपेशन के हवाले से वो उनको उस हवाले से नहीं दी जा रही और ज़्यादा और जो ये जो पार्टिसिपेशन का जो फैक्टर है ज़्यादातर वो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ही इसको इंजॉय कर रहे हैं और इसीलिए जो इक़्तिदार के जो बेनिफिट्स हैं वो मुस्लिम लीग नून को तो मिल ही रहे हैं लेकिन उसके साथ साथ पीपल्स पार्टी को भी मिल रहे हैं और पंजाब में उनके लिए जो कुछ ग्राउंड्स हैं उसको सेट किया जा रहा है। उसके साथ साथ मौलाना साहब को जो सबसे बड़ा गिला है वो है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पीपल्स पार्टी का एक मरतबा फिर इन्वॉल्व होना KPK की पॉलिटिक्स के अंदर और परवेज़ खटक साहब के साथ राब्तों में आना और परवेज़ खटक साहब का इस हवाले से आमादगी ज़ाहिर करना कि वो पीपल्स पार्टी के साथ किसी न किसी लेवल के ऊपर कोई वर्किंग रिलेशनशिप डेवलप कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि खैबर पख्तूनख्वा से भी मौलाना फजलुर रहमान साहब के लिए जो पॉलिटिकल गुंजाइशें हैं वो किसी न किसी लेवल पर कम होती चली जा रही हैं और अगर वो कम होंगी तो फिर मौलाना साहब के लिए वो जो इक़्तिदार का जो केक है उसमें से उनका जो शेयर है वो बिलाशुबा कम भी होगा और वो मौलाना साहब के लिए नाराज़गी का सबब है। दूसरा इम्पॉर्टेंट फैक्टर मौलाना साहब के नज़दीक बराह रास्त राब्तों का ना होना है। इस्टेब्लिशमेंट यकीनी तौर पर अगर इस वक्त किसी शख्सियत के साथ राब्ते में है तो वो शहबाज शरीफ साहब के अलावा कुछ नहीं। मैंने एक वीलॉग में भी आपको इस बारे में आगाह किया था कि वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो साहब ने भी एक मरतबा चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ से मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया था और उन्होंने कहा था कि मैंने किसी मसले पर ख़ास तौर पर उस वक्त जब बिलावल साहब ने गोवा जाना था ये जो है शंघाई ताउन तंजीम उसके इजलास में शिरकत के लिए, उससे पहले
बिलावल साहब ने मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया, GHQ में रब्ता किया और ये कहा कि जनाब मैंने आर्मी चीफ से मिलना है। तो उनको वहाँ से ये जवाब दिया गया कि आपने जो भी बात करनी है वो वज़ीर आज़म से करें या वज़ीर आज़म की मौजूदगी में कोई ऑफिशियल मीटिंग अरेंज करें, तब आर्मी चीफ उसके अंदर शिरकत करेंगे। इंडिविजुअली वो किसी भी पॉलिटिशियन से जो है वो मिलना से गुरेज करते हैं। और ये वजह है कि हुक्मरान इत्तेहाद की जो दीगर शख्सियात हैं, जिनमें मौलाना फजलुर रहमान साहब भी शामिल हैं, उनके साथ इंडिविजुअली कोई मुलाकात नहीं हुई। और इसका भी मौलाना साहब को खासा जो है जिसे हम कहते हैं उसको उन्होंने फील किया कि यार मेरे ना कोई रब्ता नहीं हुआ, मेरे ना कोई मुलाकात नहीं हुई। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर जिसका मैंने अभी आपके साथ जिक्र किया कि 3 ऐसी चीज़ें हैं जिन्होंने मौलाना साहब को ज़रा हुक्मरान इत्तेहाद से भी दूर किया है और उन्होंने जिसे हम कह सकते हैं इस्टेब्लिशमेंट से भी उनकी दूरी आई है। तीसरा जो हैरान कुन ऐलान किया है मौलाना फजलुर रहमान साहब ने, वो जनरल फैज़ हमीद साहब के बारे में है। मौलाना साहब ने इस बात का जिक्र किया कि जनरल फैज़ हमीद जिस वक़्त वो DG ISI थे, उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान साहब से रब्ते की कोशिश की और उन्होंने मौलाना साहब को दावत दी कि वो आकर उनसे मिलें। मौलाना साहब ने उनकी इस दावत को कबूल नहीं किया और मौलाना साहब उनसे मुलाकात के लिए नहीं गए, जिसके बाद जो जनरल फैज़ हमीद साहब हैं वो ख़ुद मौलाना से मुलाकात के लिए आए और उन्होंने मुलाकात में मौलाना साहब को सेनेट का रुकन बनने की पेशकश की, बल्कि उनसे कहा कि मैं ये चाहता हूँ कि आप चेयरमैन सेनेट का ओहदा संभालें। लेकिन मौलाना साहब ने कहा कि जनाब मैंने इनकार कर दिया और उसके बाद फिर अपोजिशन के अंदर तकसीम के अमल का आगाज़ हुआ। मेरा ख्याल है ये वही मरहला है जब पीपल्स पार्टी ने मौलाना साहब के कहने के ऊपर असम्बलियों से इस्तीफ़ा देने से इनकार किया था और उसी वक्त फिर ये हुक्मरान इत्तेहाद के अंदर कुछ वो जो है लड़ाई झगड़ा पैदा हुआ था। मेरा ख्याल है कि ये उस वक्त की बात है और मौलाना साहब ने उसी वक्त का ये इशारा दिया। अब जनरल फैज़ हमीद साहब के बारे में अगर ये बात सामने आती है कि जनाब वो एक जानिब इमरान खान साहब से भी राब्ते में थे, एक जानिब वो पीपल्स पार्टी के साथ भी राब्ते में थे, एक जानिब वो मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ भी राब्ते में थे, तो इसका मतलब ये है कि जनरल साहब को हमागीर किस्म की शख्सियत हैं जो हर एक जगह पर अपनी कोई ना कोई गोटी फिट किए रखते हैं या फिट करना चाहते थे या फिट किए रखी है उन्होंने, क्योंकि इससे भी कोई इनकार नहीं है कि अगर मुलाकात हुई, मुलाकात नाकाम भी हो जाती है, तब भी ये जो राब्ते हैं किसी न किसी लेवल के ऊपर वो जारी रहते हैं। और आजकल तो जनरल फैज़ हमीद साहब तो बहुत ही ज़्यादा ख़बरों की जीनत बने हुए हैं, क्योंकि जैसे जैसे ये आसिफ सईद खोसा साहब के हवाले से चीज़ें सामने आ रही हैं, हामिद खान साहब, फिर सलमान अकरम राजा साहब और दीगर लोगों के जो इंकशाफात हैं, तो उसके बाद जनरल फैज़ हमीद साहब भी मुकम्मल जो है ना वो ख़बरों में मौजूद हैं, वो ख़बरों से भी बाहर नहीं निकल पा रहे। और अभी रिसेंटली इंकशाफ किया है सुहेल वड़ाई साहब ने, मेरा ख्याल है कल, एक टॉक शो के अंदर, जहाँ पर उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि जब पनामा केस चल रहा था तो जनरल फैज़ हमीद साहब खुद गए थे लंदन और लंदन जाकर उन्होंने ये जो लंदन प्रॉपर्टीज़ है इसके हवाले से इन्वेस्टिगेशन भी की थी और वहाँ से डॉक्यूमेंट्स लेके आने की भी कोशिश की थी कि कुछ ऐसी चीज़ें मिल जाएं जिससे इस बात का जो है वो सबूत मिल जाए कि लंदन प्रॉपर्टीज़ शरीफ फैमिली की मिल्कियत बनी है, आज से नहीं पहले से, और ख़ास तौर पर उस वक्त से जब ये मोटरवे M2 बन रही थी लाहौर से इस्लामाबाद। तो उन्होंने कोशिश की लेकिन वहाँ से उनको नाकाम आना पड़ा, कोई इस तरह का उनको सबूत नहीं मिल पाया। यानी जो जनरल साहब थे वो हर एक महाज पर मौजूद थे और हर एक जगह पर वो अपने लिए कुछ ना कुछ शायद ये पॉलिसी होगी उस वक्त जनरल बाजवा साहब के साथ, तो अपनी उस पॉलिसी के ऊपर किसी न किसी लेवल पर वो अमल दरामद करना भी चाह रहे थे और लेके आना भी चाह रहे थे। मौलाना साहब ने ये इंकशाफ करके जनरल साहब को एक मरतबा फिर टॉक ऑफ द टाउन बना दिया है। और अब चूँकि जनरल साहब की तरफ से कोई जो जिसे हम कह सकते हैं ना कि वजाहत आज तक कभी सामने नहीं आई, देखने यह है कि मौजूदा हालात में जनरल साहब की तरफ से कोई इस पर रद्द-ए-अमल आता है या नहीं। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।